डियर स्टूडेंट्स, आई नो कि आप अपने फाइनल एग्जाम की जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से कर रहे हो। मैंने अभी अपने इंस्टीट्यूट में साइंस का फुल लेंथ सिलेबस का टेस्ट कंडक्ट किया। क्या जोश था बच्चों के अंदर, मन खुश हो गया। पिन ड्रॉप साइलेंस रहा फॉर 3 आवर्स। बच्चे कंटिन्यूसली लिख रहे हैं और बिल्कुल टाइमली उन्होंने अपना पेपर कंप्लीट किया। तो जब हमने उनकी आंसर शीट्स देखी, अभी कंप्लीट चेक तो नहीं है बट जब हमने देखी, बढ़िया कंटेंट उन्होंने लिखा हुआ है। तो इससे ये साबित होता है कि आप सभी बच्चे बहुत सीरियस हैं अपने फाइनल एग्जाम को लेकर। नो डाउट थोड़ी मस्ती भी की है आपने लेकिन अभी आप सीरियस हो गए हैं। उसके लिए मैं आप सबके लिए क्लैपिंग करना चाहता हूं। क्लैप फॉर एवरीवन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हियर इन दिस चैनल मैं आपको आपके मैथ्स का जो सिलेबस है कंप्लीट करवा रहा हूं। यहां पर मैंने रियल नंबर का जो लास्ट लेक्चर था, रियल नंबर की वर्ड प्रॉब्लम करवाई है, जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है, सर हाउ टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम जब हमारे सामने वर्ड प्रॉब्लम आ जाए। सर हम दोनों निकाल के आ जाएं, क्या मार्क्स कटेंगे? कट सकते हैं। आपको अंडरस्टैंडिंग करनी उस वर्ड प्रॉब्लम की, तो वो कैसे होगी? लास्ट लेक्चर मैंने आपको दिया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें हर टाइप की वर्ड प्रॉब्लम मैंने कवर की है। तो मैंने आपको बोला रियल नंबर चैप्टर की आपको 30 क्वेश्चंस कर लेने हैं। उसमें लगभग हाफ क्वेश्चंस मैंने वर्ड प्रॉब्लम रखी थी जो लास्ट लेक्चर था। तो आज के लेक्चर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेरे बच्चे। इसका जो फाइनल में वेटेज है लगभग 6 मार्क्स का रहेगा। ओके, तो रियल नंबर फाइनल में लगभग 6 मार्क्स का रहेगा। 5 या 4 तक, 4 तक नहीं 5 हो सकता है बट मैक्सिमम 6 तक रहेगा। ये लास्ट ईयर का जो वेटेज है ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है। हर चैप्टर की वेटेज मैं आपको हर लेक्चर में बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस चैप्टर के जो टॉपिक्स सीबीएसई ने बोल रखे हैं, एक तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और इरेशनलिटी का थोड़ा प्रूफ जो हम करते हैं, आज के लेक्चर में ये कवर हो जाएगा सारा। तो ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस किया था। ये थ्योरम आपने जरूर याद करनी है। लास्ट लेक्चर में मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं कैसे याद करते हैं और क्या इसका मीनिंग है। इसको लर्न कीजिएगा क्योंकि इसकी स्टेटमेंट आपको पूछी जा सकती है 2 मार्क्स में और इसमें फर्दर एक क्वेश्चन नीचे हो सकता है। तो आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है, छोटा सा है, बहुत प्यारा सा है। कई बार क्या होता है कि इसमें लिखना कैसे है वो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे अभी हमने प्रीवो 2 जो बच्चों का कंडक्ट किया था मैथ्स का, उसमें ये सेम क्वेश्चन दिया था। कुछ बच्चे हैं जिनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि इसको लिखना क्या होता है। देखो इसमें मेन कोर क्या है, एंड विद जीरो वाला क्वेश्चन है ये। तो इसमें आपको ये जो नंबर दे रखा होता है, ये जो पावर के नीचे 4 आपको बेस दिख रहा है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 एंड 5 दोनों होने चाहिए, तब जाके एंड 0 से होता है, यानी 10 वहां प्रोडक्ट बनना चाहिए। लेकिन अगर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें 4 की तो उसमें 2 ही आता है, 5 नहीं है। तो बस आपको यही अपनी ओन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है कि यहाँ पे 5 नहीं है, दोनों होने चाहिए। तो कई बच्चों ने लिखा है लेकिन 5 का कहीं मेंशन ही नहीं है। लिखा है अपनी ओन लैंग्वेज में, 5 का ही मेंशन नहीं है, तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, मार्क्स कट जाएंगे। तो 2 और 5 को बस बताना कि दोनों होने चाहिए। मेरे बच्चे 4 raised to power n है, आप 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 रेज टू पावर n, फिर लिख सकते हैं आप 2 रेज टू पावर 2 पावर n, फिर लिख सकते हैं आप 2 रेज टू पावर 2n। ऐसा लिखने के बाद आप बता सकते हैं, पूरा आपको इंग्लिश में लिखना है कि टू एंड विद जीरो, टू एंड विद जीरो, कि अगर इसको एंड जीरो से होना है, एंड विद जीरो, इट मस्ट कंटेन, इट मस्ट कंटेन व्हाट? 2 and 5 both, 2 and 5 both in its prime factorization। तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में ये दोनों होने चाहिए, और एक्स्ट्रा भी हो जाए हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 2 और 5 दोनों होने चाहिए। देन यू कैन राइट बट 5 इज नॉट इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो 5 यहां पे नहीं है, 5 यहां पे नहीं है, तो फिर आप बोल सकते हैं इट कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। क्लियर? तो n यहां पर कोई भी नेचुरल है, एंड 0 से नहीं होगा, आप n कुछ भी लोगे क्योंकि इसमें 5 नहीं है। ठीक है, कई बार हम ऐसा भी लिखते हैं कि इसकी जो फॉर्म है 2 रेज टू पावर m या फिर 5 रेज टू पावर n बन जाए, ऐसा भी लिख सकते हैं, बट ये बेटर एक्सप्लेनेशन है, आप ऐसा लिखें। ठीक है,
आपकी बुक में भी इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, आप बुक को भी फॉलो कर सकते हैं, उसमें भी 2 और 5 दोनों के बारे में बताया गया है। ये तो हो गया एक बेसिक एनसीईआरटी का क्वेश्चन एंड विद जीरो, लेकिन कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है। अब इसको ध्यान से पढ़ो। कैन द नंबर 6 रेज टू पावर n, क्वेश्चन तो वही है, लेकिन अब पूछ रहा है एंड विद डिजिट 5। अब जरूरी नहीं आपको जीरो वाला ही आएगा, है ना, तो 5 वाला भी बोल सकता है, और भी कोई नंबर बोल सकता है। तो यहां पर एंड विद 5 के लिए आप क्या एक्सप्लेनेशन देंगे? जीरो के लिए तो एक्सप्लेनेशन है कि 2 और 5 दोनों होने चाहिए। अब 5 के लिए क्या एक्सप्लेनेशन देंगे, वो आपकी नॉलेज है। आप इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर सकते हैं। जैसे 6 रेज टू पावर n है, इसमें आप नेचुरल नंबर पुट करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे 1 किया, फिर 2 किया, फिर इसमें 3 किया, है ना, ये होता है 216। फिर उसके बाद 4 किया तो 216 को 6 से करेंगे, 6 6 36, 3 6 3 9, फिर 3 36 3 6 9, फिर 6 12, 1296। तो जैसे आप नेचुरल नंबर पुट कर रहे हैं तो आप सब ऐसा करते जाएंगे, तो आप देखो एंड किससे हो रहा है, 6 से हो रहा है। ये एक्सप्लेनेशन दे रखी है, मतलब मैं ये समझा रहा हूं कि रैंडमली कोई क्वेश्चन आ गया एंड विद, पता ही नहीं वो कैसे करना है। जीरो वाला तो आप पता है एनसीईआरटी में रहता है, तो एंड विद 5 आ गया तो कैसे करना है। तो इसके अंदर आप नेचुरल नंबर पुट करके उसको एक्सप्लेन करो और देखो एंड विद क्या हो रहा है। तो एंड विद यहाँ पे 6 जा रहा है, 5 कभी नहीं आ रहा। जैसे आप इसको एक्सप्लेन करेंगे फिर आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा यार 5 क्यों नहीं आ रहा। तो 5 तभी आएगा जब ये इसकी प्राइम फैक्टरेशन में 5 होगा। लाइक 15 है, 15 है। अब 15 का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो एंड विद 5 होगा, यस। क्यों? क्योंकि 5 की जो प्राइम फैक्टरेशन है ये 3 इंटू 5 है। तो जैसे ही आप कोई भी नंबर लेंगे यहां पर 1 2 3 4, तो ये एंड 5 से जरूर होगा क्योंकि इसके एंड में 5 है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन आपको ये लिखनी है कि इट विल एंड विद 5 इफ इट कंटेन 5 एज अ प्राइम, कि 5 एज ए प्राइम अगर होगा तभी एंड 5 से होगा। ठीक है, तो इट्स प्राइम फैक्टरेशन, अब 6 का प्राइम फैक्टरेशन है 2 इंटू 3, तो क्या इसमें 5 है? नो। तो बस यही एक्सप्लेनेशन है कि इट्स प्राइम फैक्टरेशन कंटेन 2 एंड 3, इट डजंट कंटेन 5, सो इट डज नॉट एंड विद 5, दैट्स ऑल। तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन आप कर लेंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर आप नोट कर लें। अब देखिए ये मैं लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एचसीएफ और एलसीएम हम कैसे निकालते हैं वो यहाँ पे बताया गया है। लास्ट लेक्चर देखो, बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद ये रूल, ये भी एक्सप्लेन किया है एंड इट इज वैलिड फॉर 2 नंबर्स ओनली। 3 नंबर्स के लिए रूल नहीं लगता है, 3 नंबर्स के लिए अलग फॉर्मूला है, करने की जरूरत नहीं है, वो नहीं आएगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, सबसे पहले ये क्वेश्चन मैंने क्यों रखा है। तो आप बोलोगे सर लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हो गया तो आपने ये लेक्चर क्यों रखा है। मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, यहां पर लिखा है फाइंड एलसीएम, लेकिन इधर लिखा है हेंस। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 96 और 404 की प्राइम फैक्टरेशन आपने बना दी, बोला हुआ प्राइम फैक्टरेशन से फाइंड करो एचसीएफ। अब एचसीएफ निकाल लोगे, लो एचसीएफ निकाल देते हैं। क्या होता है एचसीएफ? दोनों का कॉमन लिखना है जो कि यहाँ 2 है और उस पर छोटी पावर डाल देनी, एचसीएफ 4 आ गया। फिर आप क्या करोगे, आप ये नहीं देखोगे, आप ये नहीं देखोगे कि इसने हेंस वर्ड क्यों यूज किया, इसका मतलब क्या है। आप देखोगे फाइंड द एलसीएम। तो आपके अंदर जोश है एग्जाम में, बहुत बढ़िया तरीके से आप पेपर कर रहे हैं, लेकिन आप जल्दी जल्दी में इसका एलसीएम वैसे ही निकाल देंगे जैसे आपको मैंने लास्ट लेक्चर में वर्ड प्रॉब्लम में सिखाया। तो आप क्या करोगे, सर आपने बोला सारे प्राइम लिखने, बिल्कुल सभी प्राइम लिखने और इन पे ग्रेटेस्ट पावर डाल देनी, यहां 5 डाल दिया, दैट्स ऑल, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। ये गलत हो जाएगा। तो आप बोले सर कैसे गलत हो गया, आप तो ठीक निकाल रहे हैं, हम ठीक निकाल रहे हैं। मेरे बच्चे यहाँ पे जो एलसीएम आपको निकालना है वो इसने बोला है हेंस फाइंड देयर एलसीएम। तो इस हेंस का मतलब क्या होता है कि जो आपने एचसीएफ निकाला उसकी मदद से एलसीएम निकालो। ये डायरेक्ट आपने एलसीएम निकाल दिया, इसमें एचसीएफ का कोई रोल ही नहीं है। तो आपने एचसीएफ की हेल्प से एलसीएम निकालना है। जब जब कभी एचसीएफ लगा, हेंस लगा है, तो आप समझ जाओ कि जो ऑलरेडी आप चीज फाइंड कर चुके हो अब उसकी मदद से नेक्स्ट चीज निकलेगी। क्लियर है? ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो हमने देखा है कि बहुत से बच्चे जल्दी जल्दी में ऐसे ही एलसीएम निकाल के आ जाते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन मैंने रखा है ये समझाने के लिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ
दिस हेंस वर्ड। तो अब एलसीएम कैसे निकलेगा? तो मेरे बच्चे वो जो रूल मैंने आपको बताया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम, वो वाला फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, या फिर आप एलसीएम को डायरेक्ट लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एंड डिवाइड में एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स। तो इस फॉर्मूले से तुम एलसीएम निकालोगे। हो सकता है तुम्हें एलसीएम दिया हो फिर एचसीएफ निकालना हो, तो फॉर्मूला आपका यही लगेगा, यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा। अगर आप ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में नहीं लगाते हैं तो आपके मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे, मैं आपको बता देता हूं। चलिए, दो नंबर क्या है? 96, 404, एचसीएफ कितना है? 4। तो आई होप आप इसको आगे डिवाइड वगैरह कर लोगे, डिवाइड कर लेना, जो आएगा वो आपका एलसीएम है। कॉन्सेप्ट जो है वो आप समझो कि कैसे निकालना था एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टरेशन। तो आप बोलोगे बहुत इजी सर, इतना सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। इसमें खास बात क्या है क्वेश्चन में, यहाँ पे दो नंबर नहीं, यहाँ पे 3 नंबर है। तो 3 नंबर में कई बार कॉमन लेने में हमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 कितने भी हो सकते हैं। तो इसका ये मतलब है सब में जो कॉमन है, अगर एचसीएफ निकाले तो सब में जो प्राइम कॉमन है उसी को लिखना। कई बार क्या होता है, 2 में वो कॉमन होता है, तीसरे में नहीं होता, तो 2 वाला कॉमन भी हम ले लेते हैं, वो गलत है। 3 नंबर है तो तीनों का एचसीएफ निकालना है, तो तीनों में कॉमन चाहिए। तो यहां पे हमें एचसीएफ निकालना है। अब बताइए, तीनों में कॉमन सर 2, बिल्कुल। और कोई कॉमन? यस 3, तीनों में देखा मैंने, है ना। अब इसकी छोटी पावर डाल देनी, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, तो 6 हमारा एचसीएफ आ गया। फिर बोलेगा एलसीएम निकालो, तो एलसीएम का क्या रूल बताया मैंने? सारे प्राइम नंबर लिखने, जितने भी प्राइम है सारे प्राइम नंबर लिखने। तो देखें यहाँ पे सभी प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, एक 2 है, एक 3 है, एक 5, सारे प्राइम नंबर आ गए। अब इनके ऊपर क्या डालना है? ग्रेटेस्ट पावर, इनकी ग्रेटेस्ट पावर। तो ग्रेटेस्ट पावर यहाँ पे इसकी 3 है, और इसकी 2 है, और 5 की 1 है। बस इसको आगे मल्टीप्लाई कर देना है, वो आपका काम है, मल्टीप्लाई जरूर करना होता है, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन रखा क्योंकि 3 नंबर वाला है। आगे भी सिमिलर क्वेश्चन है, एचसीएफ निकालना, ये 3 नंबर बड़े हैं, इनको हमने प्राइम फैक्टरेशन कर दिया है। यहाँ पर इसमें आप एक्सपर्ट होने चाहिए। अगर आपको इस बड़े नंबर में प्रॉब्लम आती है, या फिर आप किसी नंबर की प्राइम फैक्टरेशन कर रहे हैं, 2, 3, 5, 7, इससे डिवाइड नहीं हो रहा है, तो मेरे बच्चे जो नेक्स्ट प्राइम है, जैसे 13 हो गया, 11 हो गया, 29 हो गया, 23 हो गया, उनसे ट्राई किया करो, क्योंकि बड़े नंबरों में दिक्कत आती है, तो बड़ा प्राइम उठा के डिवाइड करो, बात बन जाती है। तो ये प्राइम फैक्टरेशन हमें एचसीएफ निकालना है। तो यू कैन टेल मी व्हाट इज एचसीएफ इन तीनों में जो कॉमन है। व्हाट इज कॉमन? 3। व्हाट इज कॉमन? 7। लिख दिया। इनके ऊपर स्मॉलेस्ट पावर डाल देनी, 3 की छोटी पावर इन तीनों में 2, 7 में 1, तो बस इसका जो भी आएगा दैट इज योर आंसर। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 है, तो 63 आ जाएगा। इज इट क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 नंबर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन एचसीएफ इज दिस, फाइंड एलसीएम। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या यहां पे लिखा है प्राइम फैक्टराइजेशन? नो। तो हो सकता है कि आप इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन करके आ जाए। टीचर पे डिपेंड कर देगा अब आपके मार्क्स काटेगा या नहीं। मेरे बच्चे सुनिए, यहाँ पे आपको ऑलरेडी एचसीएफ दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको एलसीएम पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि जो एलसीएम हमें दिया है उसी की मदद से तुमको एलसीएम निकालना है, जो एचसीएफ दिया है उसकी मदद से एलसीएम निकालना है, कोई प्राइम फैक्टरेशन नहीं बताया। सीधा सपाट इस क्वेश्चन का मतलब है, जब एचसीएफ आपको डायरेक्ट गिवन हो गया, आपने फाइंड नहीं किया, डायरेक्ट गिवन हो गया, तो एलसीएम उसकी मदद से ही निकालना है, एचसीएफ की मदद से। और कौन सा फॉर्मूला लगेगा? जो अभी मैंने आपको बताया, क्या? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। तो दो नंबर आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, 306 मल्टीप्लाई 656। हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है एचसीएफ, वो 9, तो एलसीएम आ जाएगा। तो भाई ये क्वेश्चन मैंने इसलिए यहाँ पे रखे हैं। आप सोचो कि बहुत आसान है सर, कई बार आप फिर गलती करते हो, निकाल के आ जाते हो प्राइम फैक्टरेशन। ऐसे निकालना, इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देना, जो भी आएगा दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन अच्छे से इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये आगे छोटे मोटे क्वेश्चंस जो नॉलेज बेस्ड है, 1 मार्क एमसीक्यू में भी आ सकता है, या फिर 2 मार्क्स में भी आ सकता है, कुछ एमसीक्यू इसका बना देंगे।
कह रहे कैन टू नंबर्स हैव 18 एज देयर एचसीएफ एंड 380 एज देयर एलसीएम, गिव रीजंस, जस्टिफाई योर आंसर, ऐसा कुछ बोल सकता है। मेरे बच्चे ध्यान से सुनिए, कह रहे दो नंबर है ए और बी, लेट अस सपोज दो, और उनका एचसीएफ इसने बोला 18 आना चाहिए, और उन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम 380 आना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? तो नॉलेज इसके लिए आपको क्या चाहिए मेरे बच्चे? इसके लिए आपको नॉलेज इतनी सी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए जो एचसीएफ है वो हमेशा एलसीएम का फैक्टर होता है। एचसीएफ इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ एक छोटा नंबर होता है, एलसीएम एक बड़ा नंबर होता है। तो जो एचसीएफ है वो एलसीएम का हमेशा फैक्टर होता है। छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूँ। लेटर सपोज मैंने यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, इसकी प्राइम फैक्टरेशन 2 3 है, और यहाँ पर मैंने 8 लिख दिया, इसकी प्राइम फैक्टरेशन में करेंगे तो 2⁻3। तो मैंने बोला इसका एचसीएफ निकालो, तो आपने एचसीएफ निकाला इसका 2, क्योंकि 2 ही कॉमन है। फिर मैंने बोला इसका एलसीएम भी निकाल दो, तो जब मैंने इसका एलसीएम निकाला तो 2 आ गया, 3 आ गया, 2⁻3 ग्रेटेस्ट, तो आ गया 8 और ये 24 बन गया। एलसीएम 24 आ गया, एचसीएफ 2 आ गया। तो जो एचसीएफ है वो एलसीएम का फैक्टर है, या फिर ऐसे बोल सकते हो एचसीएफ हमेशा एलसीएम को डिवाइड करता है, ठीक है। तो देखो 2 ये 24, तो 24 के पास 2 एज ए फैक्टर होता ही है। यहां पर यही कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है। अगर ये नॉलेज नहीं होगी तो तुम इस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दे पाओगे। एचसीएफ इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ एलसीएम। तो अब तुम्हें सिर्फ ये देखना है क्या 18 380 का फैक्टर है, तो आप 380 को फैक्टर करके देखो। सर हमने इसको 2 से किया तो ये आ गया 190, ठीक है। सर फिर हमने 2 से किया, सर ये 2 से किया 9 2 ज़ा 18, कितने बचे सर जी 1 10 5 95। फिर हमने सर 5 से किया तो सर 5 1 ज़ा 5, कितने बचे 4 45, सर 19 आ गया, ठीक है। दैट्स ऑल। अब बताइए ये इसके फैक्टर्स बना दिए मैंने, तो इसकी प्राइम फैक्टरेशन में 18 आया? नो। इसलिए इसलिए कैन टू नंबर्स हैव, तो आप बोलेंगे नो, ऐसे कोई भी दो नंबर नहीं है जिन दोनों का एचसीएफ 18 हो और एलसीएम 380 हो। दैट्स ऑल, बस ये जस्टिफिकेशन दे देनी। एंड में जरूर लिख लेना, सिंस एचसीएफ इज नॉट फैक्टर ऑफ 380, यानी 18 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 380, देयरफॉर ये दो नंबर ऐसे पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? ऐसा तो लिख ही लोगे आप। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, नॉलेज बेस्ड है, क्वेश्चन को जरूर आपने करना है। क्वेश्चन एनसीईआरटी से है, बड़ा सिंपल है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं ये नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो कंपोजिट नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है, जो जिसके फैक्टर्स बन जाते हैं, प्राइम फैक्टर्स में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर एक नंबर हमें ये दिया हुआ है और दूसरा नंबर, बेसिकली ये दो क्वेश्चंस है, तो मैं एक यहाँ पे कर देता हूँ। तो आपको इसमें क्या शो करना होता है, आपको पहले इसको एक नंबर में कन्वर्ट करो और फिर चेक करो वो कंपोजिट नंबर है या नहीं है। अगर वो कंपोजिट है तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको देनी है, वही पूछ रहा है, एक्सप्लेन व्हाई इट इज कंपोजिट नंबर। तो मेरे बच्चे इसको आप डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करके 13 ऐड कर दो, या फिर बोलता हूँ मैं हमेशा कॉमन लो। 13 कॉमन आ गया, यहाँ बचा 7 × 11, यहाँ पे 1 बचा, 13 आ गया, 77 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, 13 आ गया, 78 आ गया। अब 13 और 78 को तुम मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, बट फायदा नहीं होगा। आप 78 को फर्दर फैक्टराइज कर सकते हो, ठीक है, जितना भी आएगा, या फैक्टर्स बना लो जितने बनते हैं, उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन दे देनी। क्या कि इट हैज मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, इट हैज मोर देन 2 प्राइम फैक्टर, जहां 2 आर मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स, क्योंकि जो हमारा प्राइम नंबर होता है, जो हमारा प्राइम नंबर होता है उसका तो कोई फैक्टर ही नहीं होता, वो खुद होता है, एक उसका 1 होता है, ठीक है। जैसे आ गया 1 × 2, जैसे 11 है, ये होता है 1 × 11, है ना, और किसी में ये फैक्टराइज नहीं होता। 13 है तो 1 × 13 आ गया। तो जो प्राइम फैक्टर नहीं होता वो कंपोजिट होता है। अब देखो यहाँ पर 13 और 78 आ गया, दो फैक्टर तो दिख ही रहे, 78 को फर्दर करोगे और बन जाएंगे। तो इट हैज 2 और मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स, so it is
कंपोजिट नंबर। बस ये एक्सप्लेनेशन दे देंगे, अच्छे से बनाइएगा इस क्वेश्चन को भी। अब नेक्स्ट आगे थ्योरम, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। जब आप इरेशनलिटी वाले क्वेश्चंस करेंगे, रूट टू इज इरेशनल, है ना, 3 तरह के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखे हैं, वो तीनों में से कोई भी एक आपको एग्जाम में आ सकता है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपने ऐसे परफेक्ट कर लेने हैं कि जैसे ही आपको दिखे विद इन 1 मिनट आप उसको एक्सप्लेन कर पाए। क्लियर है? तो 3 क्वेश्चन अभी आप मेरे साथ करो। पहले इस थ्योरम को अंडरस्टैंड करो। कह रहे लेट बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a square then p, if p divides a square then p divides a where a is a positive integer। इस स्टेटमेंट का बड़ा सिंपल सा मतलब है, if p divides a square और p कोई प्राइम है, मानो ये 2 एक प्राइम है और ये किसी परफेक्ट नंबर को डिवाइड करता है, बोले तो हम ले लेते हैं 16, ठीक है। तो 2 किसको डिवाइड करता है? 16 को। क्या मैं 16 को ऐसे लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं 2 डिवाइड्स 4 स्क्वायर, ठीक है। 2 16 को डिवाइड करता, आपको पता है, मैंने इसको 16 को फॉर्म दे दी 4 का स्क्वायर, तो मैं लिख रहा हूं 2 डिवाइड्स 4 स्क्वायर। तो स्टेटमेंट कह रही है कि अगर कोई प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो यहां पे क्या है, अगर 2 4 स्क्वायर को डिवाइड करता है तो यही 2 डिवाइड करेगा, आल्सो डिवाइड्स जो इस स्क्वायर के नीचे नंबर होगा, जो इस स्क्वायर का बेस होगा, उसको भी डिवाइड करेगा। तो 2 आल्सो डिवाइड्स 4। तो क्या 2 4 को डिवाइड करता है? बिल्कुल करता है। एंड इट इज ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर। ऐसा नहीं कि मैंने जो एग्जांपल इसी में होगा, आप कोई भी एग्जांपल ले लो। लेट अस सपोज 5 है, 5 कोई परफेक्ट नंबर बताओ जिसे वो डिवाइड करता हो, तो आप बोलोगे सर 25। बिल्कुल, क्योंकि 25 को तुम लिख सकते हो 5 का स्क्वायर। तो 5 डिवाइड्स 5 स्क्वायर, तो 5 आल्सो डिवाइड्स 5, तो 5 को भी डिवाइड करेगा। तो ऐसा हमेशा होता है। ये है थ्योरम, अच्छे से इसको समझ लो, क्योंकि जब जो क्वेश्चन करवाने वाला उसमें अप्लाई होगी, है ना। तो वो स्टेटमेंट आपको लिखनी होती है, ध्यान से उसको समझना हो। ये आपका आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा कोई ही प्रीवियस ईयर पेपर होगा फाइनल वाला जिसमें ऐसा क्वेश्चन ना आया हो, या फिर ऐसा आता है, या फिर ये आ जाता है, या फिर ये आ जाता है। इन 3 में से 100% हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखो, 2 साल 3 साल 4 साल पीछे जितने मर्जी चले जाओ, क्वेश्चन आता ही आता है 10th क्लास में, ठीक। तो इसलिए मैंने तीनों क्वेश्चन रखे हैं। बहुत से बच्चों को लिखने में दिक्कत आती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इस लेक्चर के बाद, बस आप समझिए कैसे लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर क्या है, क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। पता है हमें इरेशनल है, बस प्रूव करना है। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, लेट अस सपोज, और ब्रैकेट में आप लिखें इफ पॉसिबल, ठीक है। मेरे साथ आप इसको नोट करो, लेट अस सपोज इफ पॉसिबल रूट 2 इज रैशनल, ठीक है। सो अगर मैं इसको रैशनल बोल रहा हूं तो मैं रूट 2 को रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकता हूं। अब रैशनल नंबर की फॉर्म क्या होती है, p बाई क्यू या फिर a बाई बी, जो आपको अच्छा लगता है वैसे लिख ले। तो मैंने यहां पे लिख लिया p बाई क्यू। यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट है p और q को एक्सप्लेन करना, क्योंकि कंट्राडिक्शन एंड में जो बनती है इन्हीं नंबर से बनती है। तो यहां पर आपने ये बोला है कि ये रैशनल जो नंबर है ये एकदम रिड्यूसिबल फॉर्म में, शॉर्टेस्ट फॉर्म में। तो इसलिए हम यहां पर बता रहे हैं वेयर p एंड q आर कोप्राइम्स। ये कोप्राइम्स, और कोप्राइम्स क्या होते हैं, कोप्राइम्स क्या होते हैं, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता सिवाय 1 के। यानी p और q में कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय 1 के। p किसी से डिवाइड नहीं हो रहा 1 के अलावा, और q भी किसी से डिवाइड नहीं हो रहा 1 के अलावा। तो बस करते वक्त यही सामने आएगा, अरे भाई p तो किसी और नंबर से भी डिवाइड हो रहा है, q भी उसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो ये कोप्राइम नहीं होंगे, यानी हमारी जो सपोजिशन है वो रॉन्ग साबित हो जाएगी। क्लियर है? तो यहां पर देखें, ये स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है, वेयर p एंड q आर कोप्राइम्स, दे आर पॉजिटिव इंटीजर्स, और भी लिख सकते हैं इसमें, और q हमारा 0 नहीं होता, दैट यू नो। इज इट ओके? तो पहला लाइन ये है। उसके बाद आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। कई बार क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, बहुत से बच्चे यहीं पे स्केयरिंग कर देते हैं। आप यहीं पे भी स्केयरिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहीं पे स्केयरिंग कर देंगे अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। स्केयरिंग कर दिया,
यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे पी स्केयर बाय क्यू स्केयर आ गया। अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा चीज़ों को। तो मेरे बच्चे, हेयर आई एम राइटिंग पी स्केयर इज इक्वल टू 2 क्यू स्केयर। दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेरे बच्चे। प्रीवियस क्लासेस में 7th में, 6th में, 8th में, 9th में आपने एक स्टेटमेंट पढ़ा रहता है। क्या स्टेटमेंट है? आपने लिखा होता है डिविडेंड। क्या लिखा होता है? डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या है? जो डिवाइजर है वो डिविडेंड को डिवाइड कर रहा है, डिवाइड करने के बाद कुछ क्वोशिएंट आता है और फिर कुछ रिमाइंडर भी आ रहा है। यानी अगर मैं ऐसे लिखूं, यहाँ पे डिविडेंड होता है, यहाँ पे डिविडेंड होता है, यहाँ पे डिवाइजर होता है, यहाँ पे क्वोशिएंट आता है और यहाँ पे रिमाइंडर होता है। तो 1, 2, 3 और 4, इन चारों का ये रिलेशन होता है। इसको बोलते हैं इक्वलेट्स डिवीजन लेमा, जो आपके सिलेबस में नहीं है बट यहाँ पर हम इसको अप्लाई करेंगे। डिविडेंड इज इक्वल टू दिस। मेरे बच्चे अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो रही है तो आपने इस चीज़ को इसके साथ कंपेयर करना है। आपने पी स्केयर को सोचना है, ये डिविडेंड है, देखो ये डिविडेंड है, और आपने सोचना है 2 डिवाइजर है, 2 डिवाइड कर रहा है किसको? पी स्केयर को। और जो क्वोशिएंट आपका आ रहा है वो क्यू स्केयर आ रहा है। क्वोशिएंट कौन आ रहा है? क्यू स्केयर आ रहा है। सर जी रिमाइंडर तो दिख नहीं रहा, मैं दिखा देता हूँ। ये लो रिमाइंडर 0, ये रहा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ रहा है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है और ये वाला जो स्टेटमेंट है, बिल्कुल आप इसको अंडरस्टैंड करें, इसको मैच करें, क्योंकि इसी से आगे हमारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इसी से हमारे आगे वाला क्वेश्चन बनेगा। क्या बोल रहे हैं? 2 when you divide p square by 2 you will get q square as a quotient and remainder 0। तो इसको मैंने इसके साथ कंपेयर करवाया है, क्लियर है। लेकिन अब आप नोटिस करें रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब जो 2 है वो पी स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है। बस यही इसमें स्टोरी है। यहीं से बच्चों को थोड़ा समझ में नहीं आता है कि सर क्या लिखें। तो अगर आपको ये वाला लाइन समझ में आ गया कि वो इसी का कंपैरिजन है, तो लिखना कैसे वो मैं आपको समझाता हूं। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, मैथमेटिक्स में टेंशन नहीं लेना, पूरा सिलेबस आपको पढ़ा रहे हैं, हर क्वेश्चन करवा रहे हैं, ध्यान से समझो। इसके बाद आपको लिखना है देयरफॉर 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। तो आगे ना ये वही बात जो पीछे मैं आपको थ्योरम समझा रहा था, ये वाली थ्योरम, P डिवाइड्स ए स्क्वायर। तो यहां पर क्या आ गया? 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। तो 2 प्राइम है और पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो स्टेटमेंट क्या कहती है? देन P आल्सो डिवाइड्स A। तो यहां पर क्या होगा? 2 आल्सो डिवाइड्स P। बस ये आपको आगे कहानी लिखनी। आपको लिखना देयरफॉर 2 आल्सो डिवाइड्स P। रीजन कुछ देने की जरूरत नहीं, इतना भी लिखेंगे सफिशिएंट है, कोई मार्क्स नहीं इसके कटेंगे। 2 आल्सो डिवाइड्स P। तो ये जो मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है, यही स्टेटमेंट आपको कंट्राडिक्शन देगी। मैंने स्टार्टिंग में बोला P और Q आपस में को प्राइम है, ठीक है, इनमें कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। तो यहां पर 2P के अंदर से कॉमन आ गया है, क्लियर। तो ऐसे ही Q के लिए भी अभी हमको करना है, लेकिन ये जो मैंने इंग्लिश लिखा है इसको ऐसी वाली फॉर्म देनी, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 2 आल्सो डिवाइड्स P। तो जब 2P को डिवाइड कर रहे हैं तो P आपका डिविडेंड बन चुका है। तो आप लिखेंगे P इज इक्वल टू 2 डिवाइजर है, P डिविडेंड है, क्योंकि वो डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली। रिमाइंडर 0 आया होगा तो क्वोशिएंट कुछ आया होगा, तो क्वोशिएंट का आप नाम कुछ रख सकते हैं, लेट इट बी C। ये जो स्टेटमेंट है इसका मैथमेटिकल ऐसे लिखना है, ठीक है। जैसे ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है उसका इंग्लिश ये है, ये जो इंग्लिश है उसका मैथमेटिकल ये है, क्लियर मेरे बच्चे। अब आपने इसको स्क्वेयरिंग कर देना है। तो जैसे आप इसको स्क्वेयरिंग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा पी स्क्वेयर, इज इक्वल टू 4C स्क्वेयर, ये मिलेगा आपको। पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4C स्क्वेयर, ये मिलेगा। अब इसके बाद आपको ये नहीं लिख देना 4 डिवाइड्स पी स्क्वेयर, नो,
अब आपको क्या करना है, आपको क्यू में जाना है, क्योंकि सारी कहानी किसकी है, पी और क्यू की। तो पी के बारे में हम बता चुके हैं, वो 2 से डिवाइड हो रहा है। अब हमको क्यू में जाना है, तो इसलिए यहां पर पी स्क्वायर नहीं होना चाहिए, पी स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो इस पी स्क्वायर की जगह आपको क्या लिखना है, यहां पर तुमने यहां पर आप नोटिस करें, यहां पर आपने ये चीज बनाई होती है। तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 2q²। तो पी स्क्वायर की जगह 2q² लिख लेते हैं। आप लिख सकते हैं यहां पर कि पी स्क्वायर मेरा 2q² के इक्वल था। यहां पर कैलकुलेशन 2 4 को काटेगा, q² इज इक्वल टू 2c²। तो जैसे आप यहां पे पहुंचेंगे तो ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला बिल्कुल मैचिंग है। इसको तुम अब इंग्लिश में लिखोगे 2 डिवाइड्स q²। तो therefore 2 also डिवाइड्स q। तो अगर 2 q² को डिवाइड कर रहा है तो 2 q को डिवाइड करेगा। अब देखो दोनों का स्टेटमेंट, 2 p को डिवाइड कर रहा है, 2 q को डिवाइड कर रहा है। तो स्टार्टिंग में क्या बोला, p एंड q आर को प्राइम्स, इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है सिवाय 1 के। लेकिन यहाँ पे क्या साबित हो रहा है, फ्रॉम 1 एंड 2, अरे भाई p और q में तो 2 कॉमन आ गया, क्योंकि दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं। यही तो कंट्राडिक्शन है। ये अच्छे से याद कर लो, मैं कह रहा हूं कि 99% चांस रहता है ये क्वेश्चन आने का। यहां 2 की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, 5 11 कोई भी प्राइम नंबर हो सकता है, यू कैन डू। तो मेरे बच्चे इसके बाद आपको लिखना है फ्रॉम 1 एंड 2। फ्रॉम 1 एंड 2 आपको क्या मिला, p एंड q आर नॉट को प्राइम्स, therefore our supposition is wrong। कहीं कंट्राडिक्ट आवर सपोजिशन कैसे बोल सकते हैं, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस therefore √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, वो रैशनल नंबर नहीं होगा, हमारी सपोजिशन रॉन्ग हो गई है। तो फिर लिखेंगे हेंस √2 इज इरेशनल, हेंस प्रूव्ड, दैट्स ऑल। ये है क्वेश्चन जो आपको अच्छे से कर लेना है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई है। इसको नोट कर लो, 2-3 बार इसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, अलग अलग प्राइम के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 5 के लिए, 11 के लिए, 13 के लिए, है ना, आपको याद हो जाएंगे सभी स्टेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये छोटा सा है, बहुत से बच्चे इसको लेंथी कर देते हैं। √5 को अलग से दिखाएंगे, फिर बाद में इसको करेंगे। नो, जब भी क्वेश्चन आए इसका वेटेज 2 नंबर से ज्यादा नहीं होगा, हो सकता है 3 का भी आ जाए बेसिक में। इसको ऐसे करना है जैसे मैं कर रहा हूं, लेकिन अगर उसने मेंशन है कि √5 को अलग से करो फिर करना है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन कई बार आता है तो उसने बोला होता है कि √5 इरेशनल है, इट इज गिवन, तो आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है ना, आपने उतने आंसर देना जितना पूछा गया। तो क्वेश्चन इसको बिल्कुल सेम ही करना है, लेकिन ये छोटा है, पूरा एक्सप्लेन नहीं करना है इसको। तो आप लिखेंगे वही, लेट अस सपोज 3 + 2√5 इज रैशनल, है ना, इज रैशनल। तो जैसे आपने इसको रैशनल सपोज किया तो आप 3 + 2√5 को p/q के इक्वल ले लेंगे। अब इसके आगे क्या करना होता है, बहुत से बच्चे यहीं पे स्केयरिंग कर देते हैं। ये क्वेश्चन स्केयरिंग वाला नहीं है, क्योंकि इसमें रूट की एक ही टर्म है, स्क्वायर रूट वाली एक ही टर्म है, इसमें कोई स्केयरिंग नहीं करना। जहाँ पे 2 टर्म हो वहां स्केयरिंग करना है, वो भी फर्स्ट स्टेप में नहीं करना होता, उसमें भी नेक्स्ट स्टेप में करना होता है। तो इसमें कोई स्केयरिंग नहीं करना मेरे बच्चे, सिंपली यहाँ से आपको इस √5 की वैल्यू निकालनी होती है। जैसे 3 को उधर ले गया, 2√5 q एलसीएम आ गया, p - 3q, यहाँ से √5 आ जाएगा आपका, p - 3q, ये 2 इधर लेके जा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं जिसमें सिंगल रूट है, यही स्टेप्स है उसमें। जब आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे तो यहाँ पर आप थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देंगे कि √5 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन जिसके इक्वल हमने इसको बिठा दिया लाके, ये एक रैशनल नंबर है। ये रैशनल क्यों है, क्योंकि p और q हमारे इंटीजर्स हैं, ये को प्राइम्स हैं। तो इस एक्सप्रेशन में हम कोई भी को प्राइम या इंटीजर्स डालेंगे तो ये रैशनल ही रहेगा। तो एक रैशनल है, एक इरेशनल है, जो पहले से हमें पता है। तो इरेशनल कभी भी रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता, बस ये एक्सप्लेनेशन आपको देनी है, ठीक है।
तो कैसे देनी, यहाँ पर पी क्यू को एक्सप्लेन कर लेना यार, दे आर इंटीजर्स आर यू कैन राइट को प्राइम्स। तो मेरे बच्चे इसके आगे आपको क्या लिखना है, इसके आगे आपको क्या लिखना है, √5 इज इरेशनल, दैट वी नो, ठीक है, बट p माइनस 3q बाय 2q इज रैशनल बिकॉज p एंड q आर इंटीजर्स, ठीक है, क्योंकि p और q इंटीजर्स है तो ये एक्सप्रेशन हमारी रैशनल नंबर ही बैठेगी, इसमें कोई रैशनलिटी का सवाल ही नहीं होता। तो इसलिए आप लिख रहे हैं इरेशनल, इसलिए आप लिख रहे हैं इरेशनल यानी इसकी बात कर रहा हूं, इज इक्वल टू रैशनल, ऐसा ही लिख रहे हैं आप, ऐसा ही आपने बना दिया यहां पर, बट दिस इज फॉल्स, ये गलत है, ये गलत चीज लिख दी हमने, इसका मतलब अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस इट इज नॉट रैशनल, इट इज इरेशनल, दैट्स ऑल। तो इतना छोटा सा क्वेश्चन है, ये नोट करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो इसमें बच्चे बहुत पंगा करते हैं, करने का तरीका देखो आप, लेट √2 प्लस √3 इज रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो आप लिख सकते हैं कि हमने मान लिया ये p बाय क्यू के इक्वल है, ठीक है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, या फिर को प्राइम्स इसमें आप लिख सकते हैं, इंटीजर्स इसमें लिखना बेटर ऑप्शन है, q नॉट इक्वल टू 0। बहुत से बच्चे यहाँ पे क्या कर देंगे, स्केयरिंग बोथ साइड, यहाँ पे स्केयरिंग बोथ साइड नहीं करना है, क्वेश्चन आपका लेंथी भी हो जाता है, आपको एक रूट में से कोई एक रूट आपको राइट साइड लेके जाना है, तो हम यहाँ पे √3 को लेके जा रहे हैं, फिर करना आपको स्केयरिंग बोथ साइड, अब करना है स्केयरिंग, पहले नहीं करना है, कभी नहीं करना है, इसका 2 बन जाएगा और इसके ऊपर होल स्केयर आ जाएगा। अब इसको आइडेंटिटी से ओपन करना है, a स्केयर माइनस b स्केयर की आइडेंटिटी लगानी, तो कैसे रहेगा, a स्केयर प्लस ये b स्केयर माइनस 2ab, दैट्स ऑल। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, हमें एक रूट चाहिए, एक सिंगल स्क्वायर रूट चाहिए जिसको मैं रैशनल नंबर के इक्वल रखूं और हमारी कंट्राडिक्शन फिर गलत हो जाती, हमारी जो सपोजिशन है वो रॉन्ग हो जाती। तो यहाँ पर जैसे ही आपने इधर लेके स्क्वेयरिंग किया, आप इस पूरी टर्म में देखो कितने स्क्वायर रूट वाली टर्म्स है, कितनी स्क्वायर रूट वाली टर्म्स है, तो आप देखेंगे सिर्फ एक ही है, कौन, √3, बस इसकी √3 की आपको यहाँ से वैल्यू निकालनी है और वही करना है जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया। देखो यहाँ पर कैसे निकलेगी वैल्यू, मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों, देखो क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो ये माइनस का भी दिख रहा है, इसको उधर ले जाओ, लेफ्ट साइड, तो 2√3 p बाई क्यू, इसको उठा के लेफ्ट साइड ले गया, यहाँ पर क्या बचा हुआ है, p स्केयर अपॉन क्यू स्केयर प्लस 3, और 2 को इधर ले आओ, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करेंगे, p स्केयर बाय क्यू स्केयर, 3 में से 2 गया 1, इसका थोड़ा एलसीएम लेंगे, पहले ही ये नंबर PQ2 नहीं लेके जाएंगे उधर, पहले इसका एलसीएम लेंगे, क्यू स्केयर, ये बन गया p स्केयर प्लस क्यू स्केयर, ठीक, आधा समझ। अब क्या करेंगे, अब देखो ये q और ये क्यू स्केयर ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आप बाद में भी कैंसिल कर सकते हैं ट्रांसफर करके, मैं ट्रांसफर करके कैंसिल करता हूँ। देखो आपने क्या करना है, √3 का वैल्यू निकालना है, ये मेरा √3, इसके साथ 2 और p बाई क्यू चिपका हुआ, ये इधर लेके जाना है, ये टर्म है p स्केयर प्लस क्यू स्केयर बाय क्यू स्केयर, तो जब मैं इसको उधर लेके जाऊंगा, ये क्यू ऊपर जाएगा यहाँ पे क्रॉस में, और 2 और √3 ये डिवाइड में आएगा, सॉरी 2 और p ये डिवाइड में आएगा, आप सिंप्लीफाई करेंगे तो अब ये q को तुम कैंसिल कर सकते हो, तो तुम्हारे पास बचा p प्लस क्यू स्केयर, एक q कट चुका है तो खाली 2p बचा। ये है इसकी कैलकुलेशन जो आपको करनी होती है। तो बहुत से बच्चे थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं, ये है इसकी बेस्ट एक्सप्लेनेशन। इसके आगे वही लिखना है जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा है, √3 इज अ इरेशनल नंबर, p and q are integers, so this is rational number, so irrational is equal to rational, which is false, so our supposition is wrong, hence this number is not rational, this is irrational। आई होप आप ये लिख लोगे लास्ट में जो मैंने बोला प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने लिखा।
तो ऐसे बनाना आपको ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे कहाँ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके आगे ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चुटपुट क्वेश्चन आ गए हैं और इसमें दो चार भयंकर टाइप भी आ गए जिसमें कंफ्यूजन होती है, वो करेंगे। पहले देखो यहाँ पर एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ऐसे क्वेश्चन देख के बिल्कुल मत घबराओ, बिल्कुल मत घबराओ। इसका और इसका एलसीएम दिया हुआ आपको ये, तो यार पहले आप खुद से इन दोनों का एलसीएम निकालो। मानो ये नंबर ए है, इस नंबर को मैंने ए रख लिया, ये तो ऑलरेडी फैक्टर है, 12 को भी कर लो। तो 12 का होता है 2 का स्क्वायर इंटू 3, एक्स क्यूब है और वाई क्यूब है, वाई स्क्वायर है। फिर आप दूसरे नंबर को बी रख लो, 18 एक्स की पावर पी और वाई का पावर क्यू। 18 फर्दर ब्रेक हो जाता है, 9 टू ज़ा तो 9 होता है 3 का स्क्वायर इंटू एक्स की पावर पी है और वाई की पावर 3 है। फिर हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालते हैं, क्योंकि एलसीएम की बात हो रही है, एलसीएम ये दिया हुआ, तो हम पहले इनका खुद से एलसीएम निकालते हैं। निकालो खुद से एलसीएम। क्या सिखाया एलसीएम में, सारे प्राइम लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, एक्स लिख दो, वाई लिख दो, यही फैक्टर्स हैं इसमें मोस्टली। अब इसके ऊपर हाईएस्ट पावर डाल दो, इसके ऊपर 2 डाल दी, इसके ऊपर 2 डाल दी। अब इधर प्रॉब्लम है कि x के ऊपर क्या पावर डालें, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्या है 3 है। अब x पे क्या पावर डालोगे, क्योंकि यहाँ 3 है और यहाँ p है, तो फिलहाल हम x के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल देते। लेकिन मेरे बच्चे हमें तो एलसीएम दिया हुआ है, ये तो हम खुद से निकाल रहे हैं, हमें तो एलसीएम दिया हुआ है, तो ये वाला एलसीएम हम इसके साथ कंपेयर कर लेंगे। कौन है ये, 36 एक्स की पावर 4 वाई का क्यूब। अब 36 को तुम फैक्टराइज करोगे तो 9 4 ज़ा 36 होता है, यानी 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ये 9 4 ज़ा 36, और हमें दिया हुआ है एक्स की पावर 4 और वाई की पावर 3। अब बताओ मुझे जल्दी बताओ, इसको और इसको तुमने कंपेयर करना है, ठीक है। इसको और इसको तुमने कंपेयर करना है, क्योंकि ये एलसीएम है जो हमने खुद से निकाला, ये एलसीएम है जो हमें गिवन है। दोनों को जब आप कंपेयर कर रहे हो तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, y की पावर 3, y की पावर 3, तो यहाँ x की क्या पावर है पता नहीं, यहाँ x की क्या पावर है 4, तो यहाँ पर सॉरी हाँ 4 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बताओ। तो एलसीएम में हम यही सीखते हैं ना, देखो x की पावर 3 और p है, तो अब ये 3 लिखूं कि p लिखूं, तो आपने ये सोचना है यार 3 और p में बड़ा कौन है, क्योंकि एलसीएम ले रहे हैं तो बड़ी पावर लिखनी होती, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा तुम्हें कैसे पता चलेगा, तो 4 तो तुम लिख ही चुके हो यहाँ पर, क्योंकि ये एलसीएम निकाला हुआ उसने, तो यहाँ पे तुम 3 लिख ही नहीं सकते। अगर तुम यहाँ पे 3 लिखते हो तो भैया ये इसके बराबर आएगा नहीं, है ना, तो इसका मतलब जो p है वो इस 3 से तो बड़ा ही होगा, जो भी होगा, तो हमें दिया हुआ है 4, तो यहाँ पे 4 ही आएगा, तो इसका मतलब जो p का वैल्यू है वो 4 है। ऐसे इसको कंपैरिजन से निकाल लेना है। ये 2 नंबर में आ सकता है, उतना हैवी क्वेश्चंस नहीं है, जस्ट इसमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमें। आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर्स 525 3000 आर बोथ डिविजिबल बाय ओनली 3 5 15 25 एंड 75। ये भी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, कोई उतना टफ या डिफिकल्ट नहीं है, बट ऐसी स्टेटमेंट देख के बच्चे घबरा जाते हैं। मैं यही कहता हूँ घबराओ मत, पहले क्वेश्चन को ध्यान से प्यार से पढ़ो, उसके बाद देखो यार करना क्या है। यार सिंपल सी कहानी है, ये नंबर और ये नंबर दोनों इन सब से डिवाइड हो जाते हैं, और ओनली वर्ड भी लिखा हुआ है कि इन्हीं से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो कह रहा है व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स। तो मेरे बच्चे एचसीएफ का क्या मतलब है, एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब एक ऐसा नंबर सबसे बड़ा वाला जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा होगा। तो भाई ये भी डिवाइड कर रहा है, तो क्या तुम इसको एचसीएफ बोलोगे, ये भी डिवाइड कर रहा है, क्या तुम इसको एचसीएफ बोलोगे, ये भी डिवाइड कर रहा है, ये भी डिवाइड कर रहे हैं, ये सभी डिवाइड कर रहे हैं, तो इनमें जो हाईएस्ट फैक्टर वो आपका एचसीएफ होगा। तो हाईएस्ट फैक्टर कौन है, 75, दैट्स ऑल। तो इसका एचसीएफ कितना आया, 75। आगे लिखा है जस्टिफाई योर आंसर। अब जस्टिफिकेशन में आपको क्या करना है, इसकी और इसकी प्राइम फैक्टरेशन से भी एचसीएफ निकाल लेना, अब ये तुम कर लेना, ठीक है। बाकी समझ में आ गया, 75 इसका आंसर बैठेगा, एचसीएफ जो यहां से पता चल रहा है हाईएस्ट फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल।
फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स दिस एंड दिस, लीविंग द रिमाइंडर 1 2 3 रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले इन क्वेश्चंस में भी कंफ्यूजन होती है, सर एचसीएफ निकालना है नंबर्स का या एलसीएम निकालना है। मेरे प्यारे दुलारे बच्चे, ध्यान से आपने सिर्फ इसकी इंग्लिश को समझना है, स्टेटमेंट को समझना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए, लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स यानी आपको एक नंबर निकालना है लार्जेस्ट वाला जो इन सब को डिवाइड कर रहा हो और रिमाइंडर ये आ रहा हो, तो इनको डिवाइड कर रहा है। तो अगर मैं इनका एलसीएम निकालता हूं, इन नंबर्स का एलसीएम निकालता हूं, तो वो तो इससे भी बड़ा नंबर आएगा, तो वो थोड़े ना डिवाइड करेगा इनको। क्लियर है? तो यहां पर तुम्हें इस इंग्लिश को समझना है, क्या? लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, जो डिवाइड कर रहा है, यानी वो इनसे छोटा नंबर होगा तभी तो डिवाइड कर रहा होगा। तो इट इज अंडरस्टूड कि इनका क्या निकालना है, इनका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, क्योंकि एचसीएफ डिवाइड करता है, तो डिवाइड करने वाला ही नंबर तुम्हें निकालना है। क्लियर हो गया? लेकिन स्टोरी क्या है इसमें, स्टोरी क्या है कि रिमाइंडर ही आना चाहिए। तो इसमें बस इतना सा आपको एक्स्ट्रा काम करना है कि 1251 जो लिखा हुआ है इसमें से तुम्हें 1 माइनस करना है, 9377 लिखा हुआ है इसमें से तुम्हें 2 माइनस करना है, 1515628 लिखा हुआ है और इसमें से तुम्हें 3 माइनस करना है, क्योंकि वो डिवाइड जब करेगा तो रिमाइंडर्स आने चाहिए 1 2 3 रिस्पेक्टिवली। वो जो रिमाइंडर आएंगे वो पहले ही इनमें से माइनस कर लो तो वो एग्जैक्ट नंबर तुम्हारा मिल जाएगा। दैट्स ऑल। 4375, ठीक है, तो यहां पर आएगा 15625। अब इनकी प्राइम फैक्टरेशन तुमको करनी है, इसकी प्राइम फैक्टरेशन करना, इसकी प्राइम फैक्टरेशन करना, इसकी प्राइम फैक्टरेशन करना, इन तीनों नंबर की प्राइम फैक्टरेशन करना, मोस्टली 5 में जाएगी और उसके बाद एचसीएफ निकाल देना, वही आंसर होगा। दैट्स ऑल। तो तुम्हें यहाँ पर इसका मतलब समझना है कि हमें एचसीएफ या एलसीएम क्या निकालना, तो एलसीएम नहीं निकालना। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब बताइए यहाँ पर एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। ध्यान से देखो क्या निकालना है। फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो भाई ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आ गया, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन में तुम ये समझो कि तुम्हें अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जहां इस स्टेटमेंट से तुम्हें क्या समझ में आता है कि एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है। पहले इंपॉर्टेंट तो यही है, क्या लिखा है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय, जो नंबर है वो इनसे डिवाइड होना चाहिए, 4 से डिवाइड होना चाहिए, 7 से डिवाइड होना चाहिए, 13 से भी डिवाइड होना चाहिए, और ये वाले रिमाइंडर्स आने चाहिए। अब बोलो जो नंबर ढूंढना है वो डिवाइड कर रहा है या डिवाइड हो रहा है, तो क्या लिख रहा है, विच इज डिवाइडेड बाय, वो डिवाइड हो रहा है, यानी वो 4 7 13 से डिवाइड हो रहा है, तो इनसे वो बड़ा नंबर होगा। तो जब इनसे बड़ा नंबर होगा तो मैंने एलसीएम वाला कोई क्वेश्चन है। क्लियर है? लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, तो टेढ़ा तो इसलिए मैंने यहां सॉल्व कर दिया है। आप जल्दी से इसको नोट कर लें कि आपको पहले क्या नंबर था यहां, 4 7, ठीक है, तो 7 की प्राइम फैक्टरेशन तो 7 आएगी, इसके आगे 13 का 13 आ गया। तो सबसे पहले इन तीनों का आपने एलसीएम निकाल लेना है। तो एलसीएम निकाल के तुम्हें 364 मिलेगा। तो जैसे तुम्हें 364 मिला, तो क्या ये वो 4 डिजिट नंबर है जो इनको इनसे डिवाइड हो रहा है? नो नो नो, ये तो वैसे तो 3 डिजिट का नंबर है। तो उसका पैटर्न क्या निकालने का, आपका जो एलसीएम आया, जो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है, ये लिखा हुआ लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक है, इस लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर में से एलसीएम आपने एलसीएम से इसको डिवाइड करना है। ये लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है, इसको आपने इससे डिवाइड करना है, तो आपको एक नंबर मिलेगा 171। क्लियर हो गया? ये 171 लार्जेस्ट जो 4 डिजिट नंबर है उसमें से इसको माइनस करना है, आपको ये मिलेगा 9828। क्लियर है? फिर क्या ये वो लार्जेस्ट नंबर है जिसे हम ढूंढ रहे हैं? नो नो नो, क्योंकि आपको रिमाइंडर चाहिए और बड़ा वाला नंबर ढूंढ रहे हो, तो तुम्हें यहां पर क्या करना है, रिमाइंडर 3 चाहिए, तो जो तुमने यहां पर ये नंबर ढूंढा माइनस करने पर
उसमें तुम्हें ये रिमाइंडर को प्लस कर देना है, 9831 तुम्हारा रिजल्ट बनेगा। इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूं कि तुम ज्यादा नहीं, कम से कम 5 बार प्रैक्टिस करो, फिर जाके तुम ये क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि यहाँ पे स्टेप्स है। एलसीएम निकालना है, एलसीएम के बाद जो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है उसको डिवाइड करना है एलसीएम से, जो नंबर आएगा लार्जेस्ट नंबर से उसको माइनस करना है, फिर जो नंबर आएगा उसमें तुम्हें वो रिमाइंडर ऐड कर देना है जो रिमाइंडर तुम्हें चाहिए। 3 चाहिए तो 3 ऐड कर देना है। दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर 4 डिजिट का, जो इनसे डिवाइड होने पर रिमाइंडर ये वाले दे देगा, तुम्हें 3 रिमाइंडर दे देगा। इज इट क्लियर? सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से इसको बच्चे नोट कर लो। नेक्स्ट, फाइंड द लीस्ट नंबर। अब मुझे बताओ एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है? फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by this and this leaves the same remainder 7 respectively. Tell me, HCF निकालना है या LCM निकालना है? स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। लीस्ट नंबर which when divided by which when divided by, यार इससे भी डिवाइड होता है, इससे भी डिवाइड होता है और इससे भी डिवाइड होता है। which when divided by, डिवाइड करता है कि होता है? तो यही तो पकड़नी है इंग्लिश, और क्या है? कंफ्यूजन तो इसी की होती है बच्चों को, सिर्फ क्या करे। तो यहां तुम्हें ये समझना है ये क्या लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ, व्हेन डिवाइडेड बाय 35 से डिवाइड होता है, तो मतलब 35 से बड़ा नंबर है। 56 से भी डिवाइड होता है, 56 से बड़ा नंबर है, इससे भी डिवाइड होता है, इससे बड़ा नंबर है। तो जानी तुम्हें बड़ा नंबर ढूंढना है इनसे, तो एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। और रिमाइंडर कितना चाहिए? 7 चाहिए। तो एलसीएम निकालना है, एचसीएफ नहीं निकालना है, पहले ये क्लियर करना है। अब उसके बाद एलसीएम निकाल के क्या करना है, रिमाइंडर कैसे हमें 7 मिलेगा, तो जो तुम्हारा नंबर आएगा वो एलसीएम का, उसमें रिमाइंडर तुम्हें ये वाला ऐड कर देना है, माइनस नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए यहां पर एलसीएम क्या होता है, एलसीएम बच्चे, एलसीएम क्या होता है? सारे नंबर लिखने होते हैं, सारे प्राइम लिखने होते हैं। 2 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 13 भी है। 2 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 13। ग्रेटेस्ट पावर, इसकी पावर 3 डाल देंगे, क्लियर है। और बस पावर बाकी सिंपल है, और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 5 ये 91 40 91 0 4 36 3640 नंबर है जो इनसे डिवाइड हो रहा है, एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर की बात नहीं। तो रिमाइंडर 3 कैसे बनाएंगे, रिमाइंडर 7 कैसे बनाएंगे? इसमें तुम 7 ऐड करोगे तो वो तुम्हारा रिक्वायर्ड नंबर होगा। तो रिक्वायर्ड नंबर इज व्हाट? 3640 प्लस 7। तो कर लो प्लस 3647। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड नंबर। तो यहां कंफ्यूजन बच्चे एक ही है, एचसीएफ निकालना या एलसीएम निकालना। इंग्लिश को पढ़ो, ध्यान से समझो एंड देन प्रोसीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में आ रखा है क्वेश्चन। तो यहां पे इस क्वेश्चन को हम समझेंगे, सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ध्यान से इसको समझो। सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज दिस। 2 नंबर है, 2 नंबर है जिनका हम एलसीएम और एचसीएफ प्लस करें तो 1 2 6 आता है। जो लिखा हुआ है उसको मैं मैथमेटिकली लिख लेता हूं, क्या? एलसीएम प्लस एचसीएफ इज इक्वल टू 1 2 6 0। क्लियर हो गया? आगे क्या लिखा है? इफ देयर एलसीएम इज 900 मोर देन द एचसीएफ। फिर लिखा है एलसीएम इज 900 मोर मतलब प्लस देन एचसीएफ। तो एलसीएम जो है 900, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई। एचसीएफ एलसीएम में रहने दो, या फिर एक्स वाई या कोई अल्फा बीटा कुछ आप मान सकते हो, बट ऐसे रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। नंबर्स का प्रोडक्ट ढूंढना है। अगर एचसीएफ एलसीएम का प्रोडक्ट पूछा होता वो सेम ही बात होती अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स का पूछा हुआ है, क्योंकि जो नंबर्स का प्रोडक्ट होता है वही एचसीएफ एलसीएम का प्रोडक्ट होता है। क्लियर हो? तो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, ये बेसिकली 2 एक इक्वेशंस बन गई हैं, लीनियर इक्वेशन टाइप, बस आपने इनको सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड बड़े आराम से लग जाएगा, क्योंकि एलसीएम तो निकला ही हुआ है इक्वेशन में। ये एलसीएम उठा के तुम फर्स्ट में पुट कर दो, पुट सेकंड इन फर्स्ट,
एलसीएम की जगह क्या लिखना है, 900 HCF, ये एलसीएम की जगह लिख दिया, प्लस HCF है इज इक्वल टू 1260, यहाँ पर आ गया 900, इट इज ट्वाइस ऑफ HCF है इक्वल टू 1260, तो यहाँ से तुम्हारा HCF निकलने वाला है, तो 1260 माइनस 900 HCF इज इक्वल टू, करो माइनस, 1260 माइनस 900 063 360, 360 इधर से 2 आया डिवाइड, तो आ गया 180, तो HCF 180 आ गया। अब तुम्हें LCM भी निकालना है, तो LCM का ये इक्वेशन है, इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, LCM आ जाएगा कितना, 900 प्लस HCF आया 180, सर 0 में 0, सर 8 और ये 10, ये बचे आपका LCM आ गया। अब बोलो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो प्रोडक्ट ऑफ जो नंबर्स हैं दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ HCF इंटू LCM, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू HCF इंटू LCM, तो मेरे बच्चे HCF आया 180, LCM आया 1080, बस इनको मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वही वर्ड प्रॉब्लम जो नेक्स्ट लेक्चर में थी, तो आज के लेक्चर के बाद रियल नंबर की टेंशन खत्म, 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, सभी नोटबुक पे फेयर होने चाहिए, एग्जाम के दौरान इन्हीं को आपने प्रैक्टिस कर रहे हैं और इन्हीं 30 में से कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा, इसी टाइप का मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर हम उठाएंगे लीनियर इक्वेशन, सिंपल है, बड़ा वर्ड प्रॉब्लम की दिक्कत रहती है, तो उसमें मैं आपको बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम करवाऊँ। तो आज के लेक्चर में इतना बचे, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।